हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएसएचएल के अंदर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 30 नवंबर की ऑल शिफ्ट के 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ जो हर दिन चलेगी, मतलब हर दिन जो भी एग्ज़ाम होगा, जैसे आरआरबी का है, एसएससी का जो एग्ज़ाम है चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कितने साल पूरे हो गए हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 10 साल पूरे हुए हैं। तो हाल में हुआ क्या है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। यह योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी और 2025 में इसको एक दशक पूरा हो चुका है। स्थापना कब हुई है? 2015 में। कार्यालय का जो कार्यकाल है वो जुलाई 2025 में 10 साल पूरे हो चुके हैं। और जो उम्मीदवार हैं 2015 से 2025 तक के तहत 1.6 करोड़ जो से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है हाल में ही इस से। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा देश इनमें बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो उसका राइट आंसर है ईरान इसका सदस्य नहीं है। अब क्वेश्चन ये है बिम्स्टेक है क्या है। तो इसका मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है, इसके कुल 7 सदस्य हैं, जिसमें हम बात करें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ईरान इसका सदस्य नहीं है। अगर हम बात करें इसकी जो स्थापना हुई है 6 जून 1997 में हुई है। और इसका उद्देश्य क्या है? बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में देश के बीच में आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका काम रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही जो पारंपरिक टापू नृत्य है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो उसका जो राइट आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। यह अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति का एक युद्ध नृत्य है जो सोलोगु उत्सव के दौरान किया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, मतलब मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो पहला आंसर क्या क्वेश्चन आंसर है संविधान का पालन करना, ये बिल्कुल राइट आंसर है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, तो ये भी राइट आंसर है। तो इसका सी इज नॉट द राइट आंसर कि मतलब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन करना ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है हमारी। तो हुआ क्या है कि जो फॉर्मेशन करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ये मौलिक अधिकार नहीं है, कर्तव्य नहीं है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत मौलिक अधिकार फंडामेंटल ड्यूटी के कर्तव्य में ये नहीं आती। यह अधिकार 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य है देश में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है। इस संशोधन के अंतर्गत एक नया भाग जो है 9B और राज्य नीति निर्देश तत्व अनुच्छेद 43B के साथ जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही ध्रुव सेन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे। तो उनका राइट आंसर है मैत्रक वंश से जुड़े हुए थे। ये एक पश्चिम भारत का शासन करता था। राजधानी कौन सी थी? वल्लभी, जिसको वर्तमान में गुजरात बोला गया है। और संस्थापना किसने की है? भट्टराक ने। यह इस वंश ने 475 ईस्वी से 776 ईस्वी तक शासन किया है। ध्रुवसेना द्वितीय मैत्रक वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे। वह हर्षवर्धन के समकालीन थे, अर्थात उस काल में शासन करते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य 10 करोड़ मतलब 100 मिलियन की जनसंख्या पार कर रहा है। तो उसका अगर जो हम राइट आंसर देखें तो बिहार है। वैसे अगर यहाँ पर महाराष्ट्र शो करता है उसके अंदर ऑप्शंस के अंदर, तो आपको महाराष्ट्र पे टिक करना था, बट आप यहाँ पे बिहार दे रखा है तो बिहार पे टिक करेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र और बिहार दो ऐसे भारतीय राज्य थे जिन्होंने 10 करोड़ मतलब 100 मिलियन की जनसंख्या को पार कर लिया था। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें 112 मिलियन, अगर हम बिहार की बात करें 104 मिलियन जनसंख्या से पार हो चुका था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है बास्केटबॉल किस प्रकार की होती है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है गोलाकार, मतलब स्फेरिकल इन शेप। तो बास्केटबॉल जो है एक गोलाकार गेंद होती है जिसको अंग्रेजी में स्फीयर गोल कहते हैं। यह एक आयामी मतलब 3 डायमेंशनल आकृति की है जो पूरी तरह से गोल है, जैसे कि पृथ्वी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जूडो के मैदान में प्रतियोगिता क्षेत्र का आकार कैसा होता है। तो उसका जो राइट आंसर है तो इसका वर्गाकार होता है। जूडो प्रतियोगिता का मैदान जो है तमामी वर्गाकार का होता है। यह आधिकारिक प्रतियोगिताओं की बात करें, इसका कुल आकार
14 मीटर इंटू 14 मीटर होता है, जिसके मुकाबले का क्षेत्र और सुरक्षा क्षेत्र दोनों इसमें मतलब कंटेस्टेड एरिया प्लस सेफ्टी एरिया दोनों ही शामिल इसके अंदर रहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किसे दिसंबर 2024 का मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया था, तो उसका जो राइट आंसर है अजय कुमार भल्ला को। तो अजय कुमार भल्ला 2024 में मणिपुर के जो राज्यपाल नियुक्त किए गए थे वो एक पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रह चुके हैं और उनका कार्यकाल 24 दिसंबर 2024 की नियुक्ति के बाद प्रभावी हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जुलाई 2025 में भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं, तो उसका जो राइट आंसर है 94 है। तो नवंबर अगर 2025 की बात करें तो अभी तक जो रामसर साइट हैं वो 94 हैं। जो नई जोड़ी गई हैं उसका नाम है गोगागिल झील, जो बिहार की राज्य के कटिहार जिले में स्थित है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हैं 20 रामसर साइट हैं, उत्तर प्रदेश में 10 हैं और बिहार में 6 हैं जो तीसरे स्थान पर है। और ये इसके साथ साथ अगर हम बात करें भारत दक्षिण एशिया और एशिया में पहले स्थान पर है। और जो अगर हम विश्व की बात करें यूनाइटेड किंगडम में एक 176 रामसर साइट हैं, मैक्सिको में 144 और भारत के अंदर कितनी है 94 रामसर साइट हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से संबंधित कौन सा नहीं है, तो ये राइट आंसर है कि वेल प्लान अर्बन लेआउट था। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था उनका और सिंचाई और कृषि परियोजना भी बहुत अच्छी थी उनकी। बट ये जो आंसर है ये गलत है कि वो बड़ी मात्रा में लोहे का उपयोग करते थे। तो होता क्या था उस टाइम की अगर हम बात करें जो सिंधु घाटी सभ्यता है 2600 से 1900 BC की बात करें, ये एक कांस्य युग था जिसमें तांबा, कांसा, मिट्टी और पत्थर के व्यापक रूप मिले हैं, लेकिन लोहा जो मतलब आयरन है उसका उपयोग नहीं किया गया है। तो जो इसका जो सी इज़ जो ऑप्शन है वो गलत है। अगर हम बात करें सिंधु घाटी की तो वहाँ पे बहुत अच्छे विकसित नगर हैं, पक्की ईंटें देखी गई हैं, व्यापार और वाणिज्य देखा गया है, जल निकासी की उन्नत प्रणाली देखी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 18वीं शताब्दी में सिख ने अपने सामूहिक निर्णय कहाँ पर लेते थे, तो उसका जो राइट आंसर है वो अमृतसर के अंदर वो लेते थे। तो 18वीं शताब्दी में जो सिख हैं अपने सामूहिक निर्णय अमृतसर में हरमिंदर साहिब जो स्वर्ण मंदिर जो परिसर में अकाल तख्त के सामने सरबात खालसा नाम सभा में लिया करते थे। यह सभा आमतौर पर वर्ष में 2 बार होती थी, बैसाखी और दिवाली के अवसर पर होती थी। इन सभाओं के लिए उन्हें सामूहिक निर्णयों का गुरु माता जो है कहा जाता था, मतलब गुरु रेजोल्यूशन। और सभी सिख जो संगतों को इनका पालन धार्मिक कर्तव्य माना गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे, तो उसका जो राइट आंसर है 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन जो है इंटर्नशिप की बात की गई है। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की जो घोषणा की गई है 2024-2025 में की गई है बजट में। इस योजना में लक्ष्य की बात करें 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को, ये क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया है कि देश में 500 कंपनियों को जो है इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगी। और उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट की बात करें इसका लक्ष्य 1.25 मिलियन इंटर्नशिप अवसर तय किया गया है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है 21 से 24 जो वर्ष है आयु की भारतीय नागरिक हो जिसके पास या तो डिप्लोमा हो या ग्रेजुएट की डिग्री पूरी कर चुके हों, इसे योजना के लिए पात्र माना जाएगा, मतलब एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही अगर पाटलिपुत्र में पहले मगध की राजधानी क्या थी, तो उसका जो राइट आंसर है तो इसका राइट आंसर है राजगृह। तो हाल में हुआ क्या है राजगृह जिसका प्राचीन नाम था गिरिवज, तो मगध की प्राचीन राजधानी थी। बाद में हर्यांक वंश के शासक जो है अजातशत्रु ने अपने शासनकाल में राजधानी को राजगृह में पाटलिग्राम में आगे चलकर पाटलिपुत्र बना और स्थानांतरित किया है। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की पूर्ण राजधानी के रूप में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1191 की लड़ाई में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था, तो उसका राइट आंसर था पृथ्वीराज चौहान ने। तो 1191 की तराइन की जो पहली युद्ध में मोहम्मद गोरी को
पृथ्वीराज ने हराया था। तो यह राजपूत शासक चौहान वंश के एक प्रमुख राजा थे। परिणाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान ने सेना ने मोहम्मद घोरी को सेना को निर्णायक रूप से हराया था। युद्ध का स्थान था आधुनिक थानेसर हरियाणा के पास लड़ा गया था। और आगे क्या हुआ? उस हार के बाद मोहम्मद घोरी ने एक साल बाद 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के दौरान किस देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन की शुरुआत की है? तो उसका जो राइट आंसर है फ्रांस। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस के संयुक्त रूप में 30 नवंबर 2015 को पेरिस COP21 सम्मेलन के दौरान हुई है। इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा हरियाणा भारत में स्थित है। और इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सोलर पावर की ऊर्जा को सुरक्षित और सुनिश्चित करना इसका काम है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग किसे माना जाता है? कोई भी जो रनवे है 3000 मीटर से उससे अधिक है, उसको आप लॉन्ग डिस्टेंस रनवे माना जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले 5000 मीटर, 10,000 मीटर या फिर मैराथन जैसे 42 किलोमीटर की है, वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के अंडर आती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि भारत ने अपना सबसे पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी का जो कप जीता था, तो उसका राइट आंसर है 1928 में उन्होंने नाम किया था। तो हुआ क्या था? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने फाइनल में भारतीय टीम ने नीदरलैंड को 3-0 से हराया था। स्वर्ण युग की बात करें 1928 से 1956, इसके अवधि में भारत में 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। एम्स्टर्डम 1928, लॉस एंजलिस 1932, बर्लिन 1936, लंदन 1948, हेलसिंकी 1952, मेलबर्न 1956 में। वर्ष 2025 की बात करें, भारत ने कुल 13 ओलंपिक जीते हैं, पदक जीते हैं, 8 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य। और जुलाई 2025 की रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष टीम 5वें और महिला टीम 9वें स्थान पर रही है। उसके बाद पूछा गया है कि भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर कौन थी? तो उसका जो राइट आंसर है किरण बेदी थी। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया है? तो राइट आंसर है क्या है? किरण बेदी है। 1972 में उन्होंने अपनी पुलिस सेवा नियुक्त की गई थी। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर है। उनका कार्यकाल कई सुधारात्मक कार्यों अनुशासन के लिए प्रसिद्ध रही हैं। रैमसन मैग्सेस पुरस्कार 1994, राष्ट्रपति पुलिस पदक 1979 में लिया गया। ये पुडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल भी रही हैं 28 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक। भारत में प्रथम पुरुष IPS अधिकारी जो CV नरसिम्हा थे। और उसके साथ 1948 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुलिस सेवा के पहले बैच में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया था। भारत की पहली महिला IAS ऑफिसर कौन थी? अन्ना राजमा जो मल्होत्रा थी, वो रही हैं। उसके बाद अगर बात करें नौटंकी जो निम्नलिखित कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो उसका जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश का। तो होता क्या है? नौटंकी भारत का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य व लोक नाटक है, यह उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है। उसके साथ साथ रासलीला, कजरी, जोट, चौपाल, जाता जो है वो उत्तर प्रदेश के बहुत ही ज़्यादा प्रमुख लोक नृत्य हैं। केरल की बात करें थैम्यू, तरवादरी, काली, चक्यूदार, काथू, कडियोटम, ऑटोटम थल। और कर्नाटक की डूलू, कुथना, यक्षगान। और आंध्र प्रदेश की कचुपड़ी, वर्नाट्यम, बूरा कथा जो है वो फेमस है वहाँ के लोक नृत्य। माउंट एवरेस्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो उनका राइट आंसर है बचेंद्री पाल है। तो उसके साथ साथ बचेंद्री पाल 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि की है। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली भारतीय बनी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली महिला और जापान की पर्वतारोही कौन थी? जुनाको तोवाई, जिन्होंने 16 मई 1975 में उपलब्धि अपने नाम की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे वो हैं तेंजी नार्को जो नेपाल से, सर एडम हेलेरी जिन्होंने 29 मई 1953 को ये कारनामा किया था। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जॉर्डन रैमरो, जो 13 वर्ष 10 महीने की उम्र में 22 मई 2010 को ये कारनामा किया। वो अमेरिका के कैलिफोर्निया से थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय
व्यक्तियों को तिमोर लाते का सबसे बड़ा जो है नागरिक ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर मिला है, उनका जो राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू को ये जो पुरस्कार मिला है। तो द्रौपदी मुर्मू को जो भारत की राष्ट्रपति है 10 अगस्त 2024 को तिमोर लास्ते जो है देश के सर्वाधिक नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर मिला है। और तिमोर लास्ते जो है उच्च नागरिक सम्मान मिला है। यह सम्मान उन्हें लोक सेवा, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान प्रदान करने के लिए ये मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है। तो उसका जो राइट आंसर है चुनाव, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा और मेंबर्स, बाकी जो है वो ली गई है। तो हाल में हुआ क्या है, जो कॉन्क्रीट लिस्ट है ये कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जबकि जो चुनाव है राज्यसभा की मेंबर्स की वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें पावर ऑफ इम्प्लीमेंट ट्रीटीज़ एंड ऑब्लिगेशन की बात करें, यह शक्ति भारतीय संविधान अनुच्छेद 253 के तहत निहित है और किसी भी विशिष्ट विदेशी स्रोत के बजाय भारत का संप्रभु विधायकी शक्ति का हिस्सा है। उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, पूजा पाठ जो और अनुष्ठानों का संबंधित वेद कौन सा है। तो यजुर्वेद इसका राइट आंसर है। तो हुआ क्या, उसके साथ साथ जितने भी ऑप्शन हैं उनको भी देखते हैं। ऋग्वेद में भक्ति और प्रार्थना के मंत्र हैं और यहाँ देवी देवताओं को स्तुति के लिए जाना जाता है। यह सबसे प्राचीन है जिसके अंदर 128 सूतों मंत्रों का समूह है और जिनमें 10 पुस्तकें या मंडल में बांटा गया है, जिसमें कम से कम 10,600 श्लोक हैं। सामवेद संगीत और धुन पर आधारित है और उसमें यज्ञों के लिए गीतों का गाया जाता है। यजुर्वेद जो है पूजा, यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए संबंधित वेद है। यह विधि विधान और युजल मंत्रों का वर्णन है। और अगर बात करें हम अर्थवेद, जीवन की व्यावहारिक आवश्यकताओं और जुदाई मंत्रों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।